हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं सेकंड चैप्टर का बी पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने आपके जो भी अपने डाउट होंगे उनको आप क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में मुझको बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या डाउट है, उसका जवाब मैं आपको आपके कमेंट में ही दे दूंगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8937879501। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं हम अपना सेकंड टॉपिक न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक का जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट आर those components which provide energy or calories. There are various nutritive components of diet which are described below. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट यानी आहार के वे घटक होते हैं जो ऊर्जा तथा कैलोरी प्रदान करने में योगदान देते हैं। आहार में विभिन्न पोषक घटक होते हैं जिनका वर्णन हम नीचे करेंगे। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे आते हैं। नंबर 1 है हमारा प्रोटीन। डेविड, प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरोटेज, यानी पैरोटेज से मिलकर के ये बना है प्रोटीन। इट्स मीनिंग इज द बेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम फूड स्टफ। प्रोटीन प्लाज्म इज फॉर्म बाय प्रोटीन विच इज द बेस्ट ऑफ लिविंग सेल। यानी कि प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ खाद्य पदार्थों में से सर्वोत्तम पदार्थ है। प्रोटीन से जैव द्रव्य का निर्माण होता है जो कि जीव कोशिकाओं का आधार होती है। तो दोस्तों, ये हमारा क्या था, प्रोटीन है। प्रोटीन कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रोटीन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारा है एनिमल प्रोटीन, यानी जो कि पशु से हमें प्राप्त होती है। नंबर 2 है हमारा वेजिटेबल प्रोटीन, जो यानी कि हमें प्लांट से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एनिमल्स प्रोटीन की। प्रोटीन, एनिमल्स प्रोटीन, विच प्रोटीन वी गेट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। यानी कि वह प्रोडक्ट जो हमें किससे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल प्रोटीन कहते हैं। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन एग, मिल्क products, meat and fish. Egg is the best example of rich protein because sufficient amount of amino acid are found in the egg। यानी कि एग में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये इसका एनिमल प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड इसमें पाया जाता है एग में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनिमल प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल कहते हैं। नंबर 2 है हमारा वेजिटेबल प्रोटीन। प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल इज कॉल्ड वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन इज यूजुअली फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ पल्सेज, बीन्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्रीन पीज, नट्स, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रेन्स। यानी कि वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो हमारा किस किस में पाया जाता है, पल्सेज में, बीन्स में, सोयाबीन में, ग्रीन पीज में, एक्सेट्रा। इनमें सभी में क्या पाया जाता है, वेजिटेबल प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स का पहला कंपोनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो एन इसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी कि यह हमारा क्या है, बहुत ही आवश्यक आहार पोषक घटक है हमारे भोजन का।
कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो ए कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये एक यौगिक है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि क्या करता है हमारी रासायनिक कंपोजिशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स लाइक ए फ्यूल इन आवर बॉडी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे शरीर में किसका काम करता है, ईंधन का कार्य करता है। इसके जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के वो क्या क्या है, जनरली कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन राइस, माई, ज्वार, बाजरा, पल्सर, ग्राम, ड्राई डेट्स, ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, शुगर एक्सेट्रा। तो ये सभी इसके क्या है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है वो है फैट। फैट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट और फूड। फैट इज ऑल्सो ए कंपाउंड, यानी कि फैट क्या है, एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। और यह क्या है, यह भी एक यौगिक है, कंपाउंड है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि यह भी किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। फैट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी कि यह हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी यह हमारी बॉडी में क्या करता है, तापमान को नियंत्रण करता है। सोर्स ऑफ फैट, फैट के सोर्स क्या क्या है, एनिमल सोर्सेज, एनिमल आर गुड सोर्स ऑफ फैट। यानी कि एनिमल सोर्सेज भी है और ये एक अच्छे स्रोत है। वी गेट फ्रॉम वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल सच एज घी, बटर, चीज, कर्ड, फिश ऑयल, मिल्क, मीट, एग एक्सेट्रा। एंड सेकंड है हमारा वेजिटेबल सोर्सेज। वेजिटेबल सोर्सेज वी आल्सो गेट फैट फ्रॉम वेरियस वेजिटेबल्स such as sweet potato, various vegetables, sweet potato, alcond, dry fruits, coconut, soyabean, food grain, mustard oil एक्सेट्रा। ये सभी क्या है हमारे जो है वेजिटेबल्स फैट के स्रोत है। ये सभी हमारे वेजिटेबल फैट्स के स्रोत हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विटामिन। यानी कि नेक्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हमारा है विटामिन। विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड जस्ट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इसी तरह से विटामिन भी एक क्या है हमारा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है ऑफ फूड, भोजन का। विटामिन्स आर वाइटल रोल फॉर हेल्दी लाइफ। यानी कि हमारी स्वस्थ लाइफ के लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। यानी कि विटामिन क्या करता है, हमें विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाता है। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि यह हमारी सामान्य वृद्धि में कंट्रीब्यूट करता है। इफ़ आवर डाइट लैक इन वेरियस विटामिन वुमेन सफर फ्रॉम डिफरेंट डिफिशियंसीज डिजीज। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कमी होगी विटामिन की तो हमारी बॉडी क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज यानी बीमारी से ग्रस्त होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें ऑल्थोट वी नीड दीज विटामिन इन लेस क्वांटिटी दे आर इसेंशियल फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। यानी कि हमें बहुत कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हम देखते हैं टाइप ऑफ विटामिन, कौन कौन से विटामिन होते हैं। नंबर 1 ए फैट सोलुबल विटामिन। यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दीज विटामिन आर इजिली डिसोल्व इन फैट। यानी कि ये वसा में घुलनशील हो जाते हैं। दीज विटामिन आर स्टेटेड बिलो। यानी कि वे नीचे दिए गए कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एडेक बोलते हैं इनको। सेकंड है हमारा वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन, दीज विटामिन आर सोलुबल इन द वाटर। The following vitamin falls in these category. Number 1 इसमें हमारा नंबर 1 है विटामिन बी और विटामिन सी।
तो दोस्तों ये थे हमारे विटामिन्स। नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स यानी खनिज लवण। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि खनिज लवण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है भोजन का। मिनरल्स आर हेल्प्ड फॉर हेल्थ एंड जनरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, formation of teeth, clotting of blood, and it maintaining the balance of acid and base in the body। यानी कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग का कार्य है मसल्स का, और फॉर्मेशन ऑफ टीथ का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का और टीथ को मजबूत करने का, मसूड़ों का जो काम है वो मेनली मिनरल्स का ही वर्क है। तो यह बहुत ही क्या है, आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए। The main minerals are stated below. Number 1 calcium, number 2 phosphorus, number 3 iron, number 4 iodine, number 5 सोडियम, पोटेशियम एंड सल्फर। ये सभी क्या है, हमारे मिनरल्स है। तो दोस्तों ये थे हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। अब हमारा नेक्स्ट है हेडिंग नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, यानी कि हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी एंड और कैलोरीज, यानी कि जो हमें एनर्जी और कैलोरीज नहीं देते। तो उनमें आता है हमारा नंबर 1 फाइबर, एयर रोहेज, लाइकेज जैसे दलिया वगैरह होता है, जो कि क्या करता है, जैसे हम उसे भोजन में लेते हैं वैसे के वैसे ही वह क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। सेकंड वाटर, थर्ड कलर कंपाउंड्स, फोर्थ फ्लेवर कंपाउंड्स, फिफ्थ प्लांट कंपाउंड्स। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो दोस्तों इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट ईटिंग इन एक्सेसिव अमाउंट और स्टार्ट ईटिंग इन वेरी स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड एन ईटिंग डिसऑर्डर। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करना प्रारंभ कर देता है या बहुत कम मात्रा में भोजन लेना स्टार्ट कर देता है तो इसे भोजन लेने संबंधी विकार या ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इनफैक्ट ईटिंग डिसऑर्डर इज मेंटल इलनेस विच केजेज डिस्टर्बेंस इन इंडिविजुअल रेगुलर डाइट। यानी कि भोजन लेने संबंधी विकार एक मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति के नियमित आहार में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर अफेक्ट एन इंडिविजुअल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी जो भोजन लेने संबंधी विकार है यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक हेल्थ को ख़राब कर सकता है। सच इंडिविजुअल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर बॉडी वेट और शेप। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करने लगता है, अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, अपनी शेप के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, यानी कि अपनी बॉडी के आकार को अच्छा और स्लिम बनाने के बारे में सोचता है। They got depressed and unusually do not want to eat food in the person of other individuals। यानी कि वे डिप्रेस में आ जाता है और वह दूसरे व्यक्तियों के सामने भोजन लेने में शर्माता है। They may eat very little because they want to reduce their body weight even thought they might already underweight। यानी कि वे क्या करते हैं, एक बहुत कम मात्रा में भोजन को लेते हैं और वे अपने भोजन को अपनी मतलब कम लेते हैं ताकि उनका बॉडी वेट क्या हो सके, कम हो सके, चाहे वे पहले से ही क्या हो, अंडर वेट में हो। तो दोस्तों ये था हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसमें दो तरह का होता है। नंबर 1 हमारा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड नंबर 2 हमारा जो होता है वो होता है बुलिमिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वुमेन एंड मैन ऑफ ऑल एजेज। यानी कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो क्या है, एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है जो मैन और वुमेन दोनों एजेज के लोगों को क्या करता है, अफेक्ट करता है।
द इंडिविजुअल हु हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा डिजायर टू लॉस वेट बिकॉज दे फियर गेनिंग वेट, यानी कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसके जो उस बीमारी से ग्रस्त लोग होते हैं, उस विकार से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, वे अपनी बॉडी का वेट को कम करना चाहते हैं और वे हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं हमारा बॉडी वेट क्या हो, ज़्यादा ना हो जाए। सच इंडिविजुअल लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड इनटेक सेवरली एंड कैन बिकम डेंजरस थिन, यानी कि जो इस विकार के व्यक्ति होते हैं वे भोजन की मात्रा को बहुत कम लेते हैं और अपने आप को बहुत खतरनाक तरीके से पतला कर लेते हैं, थिन कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नॉट ओनली अफेक्ट द बॉडी बट आल्सो द माइंड, यानी एनोरेक्सिया क्या है कि केवल बॉडी पे ही अफेक्ट नहीं डालती, वह हमारे माइंड पे यानी हमारे दिमाग पे भी अफेक्ट डालती है। इन दिस टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स थिंक ओनली अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि इस विकार से ग्रसित व्यक्ति हमेशा अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में और अपनी बॉडी वेट के बारे में ही सोचता रहता है। दे हैव ए डिसऑर्डर बॉडी स्ट्रक्चर, और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है और उसके अंदर इसी को लेकर के विकार पैदा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 रेस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया एंड नंबर 2 पुर्जिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया। ये दो तरह का एनोरेक्सिया होता है। तो नंबर 1 जो होता है वो है रेस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, यानी कि इसे बोलते हैं हम सीमित क्षुधा विकार। इन दिस टाइप ऑफ एनोरेक्सिया द वेट इज रिड्यूज और लॉस्ट बाय रेस्ट्रिक्टिंग कैलोरीज। द अफेक्टेड इंडिविजुअल स्टार्ट reducing their body weight by ट्रैक्टेक डाइटिंग, फास्टिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी कि इस प्रकार के क्षुधा विकार में क्या होता है, भोजन में ली जाने वाली कैलोरीज की मात्राओं को सीमित करके भार को कम किया जाता है। इस प्रकार के विकार से प्रभावित लोग कठोर अल्पाहार के द्वारा, उपवास तथा अत्यधिक व्यायाम द्वारा शरीर के भार को कम करते हैं। सेकंड है हमारा पुर्जिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ एनोरेक्सिया द बॉडी वेट इज रिड्यूज और लॉस्ट बाय वॉमिटिंग और बाय टेकिंग लैक्सेटिव एंड डायरेटिक्स, यानी कि इस प्रकार के क्षुधा विकार में क्या होता है, उल्टी या रेचक औषधि तथा मूत्रवर्धक औषधि यानी डायरेटिक्स द्वारा शरीर के भार को कम किया जाता है। तो दोस्तों ये था दो तरह का एनोरेक्सिया। अब इसका नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे केजेज ऑफ एनोरेक्सिया, यानी किस किस के कारण, मतलब एनोरेक्सिया के कारण क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या इसमें व्यक्ति में क्या क्या मानसिक विकार आ सकते हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, तीनों फैक्टर से यह क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि इसमें क्या है। नंबर 1 है हमारा एक्सेसिव वेट लॉस, यानी कि अधिक वेट को कम करना। सेकंड है कॉन्शियस ऑफ फैट डिपोजिशन। नंबर 3 है यूजिंग डाइट पिल्स और लैक्सेटिव। नंबर 4 है एक्सेसिव एक्सरसाइज। नंबर 5 है स्ट्रेंज फूड रिचुअल्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो इसके सिम्टम्स है, लक्षण है, वो क्या है, यानी कि शरीर के भार में अत्यधिक कमी। नंबर 2 मोटापे की भावना। नंबर 3 अल्पाहार, दवाओं तथा रेचक औषधियों को लेना। नंबर 4 अत्यधिक व्यायाम एंड नंबर 5 है हमारा क्या, भोजन करने की विचित्र परंपरा। तो दोस्तों नंबर 6 है प्रेटेंड टू ईट, यानी कि खाने का दिखावा करना, प्रेटेंड टू ईट, खाने का दिखावा करना। नेक्स्ट है हमारा डाइटिंग डिस्पाइट बीइंग थिन, यानी कि दुबले होने के बावजूद अल्पाहार करना। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट एफ्राइड ऑफ गेनिंग वेट, यानी कि भार बढ़ जाने का भय होना, यानी डर होना। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम इसके पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, यानी कि इससे हम कैसे इसका क्या मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे इसका
उपचार कर सकते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स विद एनोरेक्सिया नीड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, अर्ली मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर प्रोवाइड द बेस्ट चांस टू ओवरकम एनोरेक्सिया। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट द सर्विस ऑफ dietitian, a counselor and a doctor are required for proper management and treatment of the disorder. The following points should be followed। यानी कि यह कह रहा है कि क्षुधा अभाव से ग्रसित सभी व्यक्तियों को प्रबंधन एवं उपचार की आवश्यकता होती है। शीघ्र प्रबंधन और उपचार को काबू करने से के सर्वाधिक अवसर प्रदान होते हैं। समुचित प्रबंधन उपचार के लिए आहार विशेषज्ञ परामर्शकार तथा चिकित्सक की सेवाएं लिया जाना आवश्यक है। तो अब हम इसके बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रबंधन और उपचार हम कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा फेस द रियलिटी, यानी कि जो वास्तविकता का सामना करो। नंबर 2 है हमारा रेस्टोरिंग हेल्थी वेट, यानी कि इसमें कहने का मतलब है स्वस्थ भार होना सुनिश्चित करना। नंबर 3 है हमारा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, यानी कि ये कह रहा है कि व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक उपचार। एंड 5 है मेडिकेशन, यानी कि औषधि, यानी कि कौन कौन सी हम औषधि से इसका उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि भोजन लेने संबंधी विकार क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। बुलिमिया नर्वोसा ऑल्सो कॉल्ड बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बुलिमिया नर्वोसा भी हम इसको क्या कह सकते हैं, बुलिमिया कह सकते हैं, और यह भी एक भोजन लेने संबंधी विकार है। इन अदर वर्ड्स बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन ईट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वोमिट इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक्सेसिव भोजन करता है और उसके बाद उसको क्या कर देता है, वोमिटिंग कर देता है ताकि उसका वेट अधिक न हो। फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल विद बुलिमिया मेन एंड यूज फॉर वोमिटिंग फॉर इंडल्ज इन एक्सरसाइज, यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि जो बुलिमिया का शिकार है वह क्या करता है, वोमिटिंग करता है, अधिक एक्सरसाइज करता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बुलिमिया नर्वोसा का शिकार है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप ऑफ बुलिमिया, यानी कि यह भी क्या होता है, 2 तरह का होता है। नंबर 1 पुर्जिंग बुलिमिया एंड नंबर 2 नॉन पुर्जिंग बुलिमिया। तो दोस्तों नंबर 1 हम पढ़ेंगे पुर्जिंग बुलिमिया। पुर्जिंग बुलिमिया होता क्या है। In this type of bulimia, the individual regularly engages in self-induced vomiting or misuse of laxative diuretics or enemies. The individual want to immediately remove food from the body before it can be digested. यानी कि क्षुधा, अति क्षुधा, इसको बोलते हैं हम बुलिमिया को अति क्षुधा विकार या अति क्षुधा के प्रकार कह सकते हैं हम इनको। नंबर 1 पुर्जिंग बुलिमिया, तो इसमें क्या होता है, अति क्षुधा में व्यक्ति बार बार जानबूझकर उल्टी करता है, रेचक, मूत्रवर्धक तथा एनिमा का दुरुपयोग करता है। व्यक्ति तेजी से अपने शरीर से खाने को बाहर निकालता है इससे पहले कि खाना पच जाए या हजम हो जाए या डाइजेस्ट हो जाए। सेकंड है हमारा नॉन पुर्जिंग बुलिमिया। नॉन पुर्जिंग बुलिमिया में इन दिस टाइप ऑफ बुलिमिया द इंडिविजुअल यूज अदर मेथड टू गेट राइड of calories and to prevent weight gain. She use fasting, state dieting for excessive exercise but does not engage in self-induced vomiting or misuse of laxative diuretics और बुलिमिया। यानी कि इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के अति क्षुधा में व्यक्ति कैलोरीज से मुक्ति पाने तथा भार के बढ़ने से बचने के लिए अन्य तरीके का उपयोग करता है। वह उपवास रखता है, कड़ा अल्पाहार लेता है तथा अत्यधिक व्यायाम करता है, जानबूझकर उल्टी करता है तथा रेचक, मूत्रवर्धक तथा एनिमा का सहारा नहीं लेता, वह इनका सहारा नहीं लेता इसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे पुर्जिंग बुलिमिया और नॉन पुर्जिंग बुलिमिया। अब केजेज ऑफ बुलिमिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अति क्षुधा या क्षुधातिशय
के कारण कि किस कारण होता है। इसमें नंबर 1 है हमारा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पारिवारिक इतिहास से भी यह हो सकता है। नंबर 2 है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि मनोविज्ञान कारक भी हो सकता है। नंबर 3 है हमारा परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में प्रदर्शन के दबाव के कारण भी यह हो सकता है। नंबर 4 है हमारा सोशल फैक्टर, यानी सामाजिक कारक के द्वारा भी यह हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, यानी कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर वन है द अफेक्टेड पर्सन गोज टू द वॉशरूम आफ्टर एवरी मील और इंड्यूज वोमिटिंग, यानी कि यह कह रहा है कि क्षुधाति से या अति क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति प्रत्येक बार भोजन खाते ही उल्टी करने हेतु वॉशरूम में जाते हैं। नंबर 2 है सच पर्सन में फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन केजेज बाई फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, यानी कि सेकंड कह रहा है कि बार बार की गई उल्टी के कारण ऐसे व्यक्तियों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी जल की कमी हो सकती है, तो इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। नंबर 3 है इन्फ्लेमेशन ऑफ फूड पाइप में ओकर, यानी इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन वर्ड आएगा वहाँ पे जलन, सूजन, लालपन ये वर्ड हमेशा आएंगे, और ये बीमारी से ही रिलेटेड वर्ड है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो हमारा पाइप फूड होता है यानी भोजन नली, उसमें क्या हो जाता है सूजन, लालपन, जलन, इस तरह के रोग होने लगते हैं। नंबर 4 है हमारा द अफेक्टेड पीपल ईट अंटिल द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन, यानी कि ये कह रहा है कि असुविधा तथा दर्द होने तक भोजन करते रहना। नेक्स्ट है इसमें सच पर्सन्स इंडल्ज इन द एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी इस तरह के विकारी लोग क्या करते हैं अधिक एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सच पर्सन मिस यूज लैक्सेटिव, डायरेटिक्स और एनिमाज आफ्टर ईटिंग इवन ए लाइट मील, यानी कि अगर वे थोड़ा सा भी भोजन करते हैं तो उसके बाद क्या क्या ये मेडिसिन लेते हैं लैक्सेटिव, डायरेटिक्स, एनिमाज, जिससे कि उनका वेट अधिक ना हो। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। अब देखते हैं हम इसके ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। नंबर 1 साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसका, मेडिकेशन ले सकते हैं, कोई भी औषधि दवाई ले सकते हैं। नंबर 3 एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वेट, इसके बारे में हम शिक्षा ले सकते हैं। नंबर 4 बी केशन अबाउट एक्सरसाइज, और अब एक्सरसाइज के बारे में भी चेतावनी दे सकते हैं कि कम एक्सरसाइज करो, ज़्यादा मत करो। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों हमारा वो है अफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि इसका मतलब है कि हमारी डाइट परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रदर्शन पर आहार के प्रभाव, अफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनी डाइट विच हैज़ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन सफिशिएंट अमाउंट नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज इसेंशियल फॉर द ऑल द इंडिविजुअल्स वेदर दे डू सिंपल वर्क फॉर लैंग्वेज इन हेल्थ हाईली competitive sport. Generally the daily requirement of an active person may vary from 300 calories to 3000 calories to 8000 calories depending upon his size, weight, age, physical condition and the severity of the work done on each day। यानी कि इसका मतलब है कि जो आहार यानी कि प्रदर्शन पर आहार के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग डाइट होती है उसके बॉडी वेट, बॉडी साइज के हिसाब से, और प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है जो हार्ड वर्कर होता है वो मतलब 3000 कैलोरीज से 8000 कैलोरीज तक मतलब अपनी डाइट में लेता है। तो दोस्तों दीज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिस्क्राइब बिलो, यानी कि वे क्या क्या इसेंशियल न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं जो कि वो अपनी डाइट में लेता है। तो नंबर 1 है फैट, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स, नंबर 6 वाटर। तो दोस्तों ये सभी क्या है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वो
प्लेयर या कोई भी इंडिविजुअल्स अपने डाइट में लेता है। तो दोस्तों आइए आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक 5, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट, मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। Usually an individual who has healthy weight leads a healthy life without any risk of disease, यानी कि बिना किसी रिस्क के, बिना किसी बीमारी के अगर अपने वेट को हम हेल्दी रख सकते हैं तो उसे हम हेल्दी वेट कहते हैं। इट्स मीन दैट इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ ए हेल्दी वेट ही कैन लीड ए हेल्दी लाइफ। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी वेट रखता है तो उसकी लाइफ भी हेल्दी होती है। इन अदर वर्ड्स, if an individual has an unhealthy weight to be in underweight or overweight, he is not able to lead a healthy life, यानी अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट या अंडरवेट होता है तो वह अपनी लाइफ में हेल्दी नहीं रह सकता। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके अनुसार क्या है, ए हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 18.5 एंड 24.9 BMI। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने बताया कि अगर आपका वेट 18.5 से लेकर के 24.9 BMI तक है तो आप हेल्दी है, वरना अनहेल्दी है। इफ़ द BMI एज बिटवीन 25 एंड 29.9 एन एडल्ट इज कंसिडर्ड ओवरवेट, यानी कि ओवरवेट है अगर आपका जो BMI है वो 25 से 29.9 तक है। इफ़ द BMI इज 30 और ग्रेटर दैन 30 पर्सन कंसिडर टू ओबेसिटी, यानी आपका अगर BMI 30 है या 30 से ऊपर है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में चला जाता है, तो यानी अनहेल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आइए BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या मेथड्स जान लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ BMI, यानी कि बॉडी वेट इन kg, यानी किलोग्राम में आपका बॉडी का भार होना चाहिए, अपॉन बॉडी हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि बॉडी हाइट इनटू बॉडी हाइट कर सकते हैं हम, और ये हमारी जो हाइट होगी वो होगी मीटर में। तो दोस्तों ये था हमारा BMI निकालने का फॉर्मूला, इससे हम अपने BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना BMI कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आप हेल्दी है या नहीं। तो दोस्तों सभी अपना अपना BMI कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका BMI कितना है। In simple words, it can also said that a healthy weight is that weight which lowers an individual's risk for various health problems such as heart disease, stroke, high blood pressures, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हेल्दी वेट अगर आपका है तो आप जैसे हार्ट डिजीज जैसी रोगों से बच सकते हो, या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसे रोगों से आप बच सकते हो। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्राइटेरिया बनाया है BMI का, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। द WHO क्राइटेरिया फॉर अंडरवेट, हेल्दी और नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाई BMI आर एज फॉलो। इसके बारे में हम नीचे जानेंगे। एक आपके सामने एक टेबल नज़र आ रही होगी दोस्तों, तो इसमें हमने एक यानी कि देखा है कि जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक टेबल दी हुई है। इसमें आपके BMI की कैटेगरी को बताया गया है कि आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो या ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो। तो दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा जो 18.5 से अगर कम है तो आपका BMI क्या है, 18.5 से अगर कम है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में जाओगे। नेक्स्ट इसमें हमारा सेकंड है, अगर 18.5 से 24.9 तक है आपका BMI तो आप नॉर्मल वेट में जाओगे। नेक्स्ट इसमें है 25 से लेकर 29.9 अगर आपका BMI है तो आप ओवरवेट पे जाएंगे।
नेक्स्ट इसमें है 30 से 34.9 है, तो ओबेसिटी क्लास 1 यानी मोटापा आपको आ जाएगा और आप ओबेसिटी की क्लास 1 में होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है 35 से 39.9 है, तो आपकी ओबेसिटी क्लास 2 होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है अबाव 40, यानी अगर आपका BMI 40 है या 40 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी क्लास 3 में जाओगे, जो कि क्या है कि बहुत ही डेंजरस है आपके बॉडी वेट को लेकर के। तो दोस्तों अपने आप अपना जो है BMI कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका BMI कितना है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और कैटेगरी। अब मेथड एज कंट्रोल हेल्थ बॉडी वेट, यानी आप अपने बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सेट एन अप्रोप्रिएट गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके लिए कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आपका वेट जो है लूज हो सके। सेकंड है हमारा ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट, यानी कि अपने वेट को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए ताकि आपकी हेल्थ क्या हो सके, सही हो सके। थर्ड है दोस्तों कट योर कैलोरीज, यानी कि अपने भोजन में ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स लीजिए जिसमें कैलोरीज क्या हो, कम हो। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करिए, अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाइए ताकि आप जो है क्या करते रहे, मूवमेंट में रहे हमेशा और आपको जो है चलना फिरना और हार्ड वर्क या एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आपका वेट क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग आउट सपोर्ट, बाहर की सपोर्ट्स लीजिए, कुछ भी कार्य करिए, कुछ भी एक्टिविटी करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योगिक एक्सरसाइज, यानी योगा कीजिए, योगिक एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड फैटी फूड, यानी फैटी फूड को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड, फास्ट फूड और जंक फूड मत लीजिए अपने भोजन में। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर ईटिंग, यानी ओवर ईटिंग मत कीजिए, जितनी भूख है उतना ही खाइए। नेक्स्ट और लास्ट है डोंट ईट फ्रिक्वेंटली, यानी कंटिन्यूसली लगातार मत खाइए। आपने जैसे अभी खाया तो कुछ समय के बाद खाइए, ये नहीं कि आप कंटिन्यू खाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए कुछ मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारी हेडिंग है द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, यानी कि अल्पाहार के खतरे। तो दोस्तों इसमें द मेजर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग और स्टेटस बिलो, यानी कि जो इसके मुख्य खतरे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा एक्सट्रीम रिड्यूसिंग ऑफ कैलोरीज, यानी कि कैलोरीज की अत्यधिक कमी, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कम भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत सी हानियाँ हो सकती है। यदि आपकी कैलोरी अत्यधिक कम हो जाएगी तो आपको डेली जो 1800 कैलोरीज प्रतिदिन की आवश्यकता होती है उसकी कमी हो जाएगी और उससे आप क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रिस्ट्रिक्टिंग ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं अगर उनका वेट ज़्यादा हो जाता है तो वे क्या करते हैं कि कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपने भोजन में नहीं लेते। उसके कारण क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज या कमी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, सभी को सभी न्यूट्रिएंट्स अपने प्रचुर मात्रा में लेने हैं, एक निश्चित अनुपात में लेने हैं। नेक्स्ट है स्किपिंग मील, यानी कि भोजन को छोड़ना, यानी कि भोजन को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा अपना लेते रहना है। नेक्स्ट हमारा जो है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, यानी कि भोजन को लिक्विड फॉर्म में ही लेना। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें भोजन को जो है सॉलिड फॉर्म में भी और अपना जो है भोजन की तरह लीजिए, ये नहीं कि आप ओनली ड्रिंकिंग में ही भोजन को ले रहे हैं।
उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अंडर एस्टिमेट ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज को क्या करना, अंडर एस्टिमेट करना, यानी कि उसका कम आकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा इनटेक ऑफ लेवल्ड फूड, यानी कि ये कह रहा है लैब युक्त भोजन ग्रहण करना, ये बहुत ही हानिकारक है दोस्तों, तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नॉट डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज न करना, यानी व्यायाम न करना, तो इससे भी क्या है, बहुत सी हानियाँ हो सकती है। तो ये थे हमारा पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे फूड इंटॉलरेंस के बारे में। फूड इंटॉलरेंस होता क्या है? फूड इंटॉलरेंस यानी कि खाद्य असहिष्णुता या खाद्य असहनशीलता भी इसको कह सकते हैं। तो फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन दैट फूड एलर्जी। फूड इंटॉलरेंस इज ए टर्म यूज वाइडली फॉर वेराइड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर फूड, यानी कि जो फूड असहनशीलता है वह फूड एलर्जी की अपेक्षा खाद्य असहनशीलता अधिक देखने में आती है। यानी कि खाद्य असहनशीलता एक ऐसा पद है जिसे किसी विशेष प्रकार के खाने से जुड़े विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं और अनुक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, यानी कि किसी भोजन विशेष के कुछ विशिष्ट तत्व जिन्हें हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से संसाधित तथा अवशोषित नहीं किया जा सकता, उसे फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। यानी कि जैसे आप भोजन करते हो तो उनमें क्या होता है, कुछ जो भोजन होता है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमारे जो है स्टोमक में क्या होने लगता है, एसिडिटी वगैरह बनने लगती है, तो उसे फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें केजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, यानी कि खाद्य असहिष्णुता के कारण। तो दोस्तों इसके कारण क्या है कि जो फूड इंटॉलरेंस इज केजेज बाय पार्ट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट्स। दीज डिफिशियंसीज आर यूजुअली इनेट। समटाइम्स फूड इंटॉलरेंस कैन बी डाइट रिलेटेड और कैन बी ड्यू इलनेस। यानी कि ये कह रहा है कि जो खाद्य असहिष्णुता या खाद्य असहनशीलता है ऐसे एंजाइम के क्रियाकलापों की कमी अथवा अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है जो भोजन के तत्वों को तोड़ने तथा अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसी कमियां प्राय जन्मजात होती है। कई बार खाद्य असहिष्णुता या खाद्य असहनशीलता भोजन से संबंधित अथवा किसी बीमारी के कारण भी हो सकते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है? फूड इंटॉलरेंस कैन केजेज नोजिया, स्टोमक पेन, डायरिया, वोमिटिंग, फ्लैटेंस, गैस, क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक, इरेबिलिटी, नर्वसनेस एक्सेट्रा। तो ये इसके क्या है, सभी सिम्टम्स है। यानी कि पेट दर्द, दस्त, उल्टी, उदरवायु, गैस, ऐंठन, सीने में जलन, सिर दर्द अथवा घबराहट, ये सभी इसके क्या है, सिम्टम्स है। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, यानी कि इंडिविजुअल्स कैन ट्राई changes of diet to excludes food causing adverse reaction. Sometimes it can be managed adequately in such a way without the need of professional assistance. If you are unable to know the food which causes problem, you should seek expert medical help. यानी कि जो इसका मैनेजमेंट है वो क्या है कि व्यक्ति आहार में ऐसे छोटे मोटे बदलाव के प्रयास कर सकता है या छोड़ सकता है जिनसे उन्हें स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता हो। कई बार इसका प्रबंधन किसी भी की विशेषज्ञ की सहायता से भी किया जा सकता है। यदि आप यह जानते हैं या यह जानने में असमर्थ है कि कौन सा आहार आपके लिए समस्या उत्पन्न करता है तो उसको विशेषज्ञ से परामर्श कर लेना चाहिए और चिकित्सक द्वारा इसकी जांच तथा प्रबंधन में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। खाद्य असहनशीलता प्रबंधन में फ्रक्टोज, लैक्टोज और एंटीहिस्टामिन असहिष्णुता उपचार दिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फूड इंटॉलरेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फूड मिथ। फूड मिथ, ओके स्टूडेंट्स, तो फूड मिथ क्या है? यानी भोजन मिथक बोलते हैं इसको या खाद्य मिथक बोलते हैं। ठीक है,
There are various food myths which are prevailing not only in India but all over the world। यानी कि ये फूड myths जो है ये केवल इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। What to eat, when to eat and how often to eat are such question which usually confuse most of the individuals। यानी कि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देते हैं कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। तो इस तरह से ये बहुत से फूड मिथ है। वी बिलीव इन सच मिथ बिकॉज बेस्ट साउंड लाइक दे कुड बी ट्रू। यानी कि यह कह रहा है कि यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि किस पे विश्वास करें और कौन क्या हम हमारे लिए बेस्ट है, क्या हमारे लिए उत्तम है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए क्या है नेक्स्ट हमारा जो है द मोस्ट कॉमन फूड मिथ विच आर स्टिल प्रिविलेंट इन आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी और स्टेटेड सब्सिक्वेंटली। यानी कि क्या क्या मिथ्स हमारे जो है सोसाइटी में है। नंबर 1, पोटैटोज मेक योर फैट। यानी कि जो आलू है आपके मोटापे में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। यानी कि जो वसा रहित पदार्थ है आपका भार कम करने में सहायता करते हैं। ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट है एग इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड दैम। यानी कि जो अंडे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करते हैं, अतः उनसे परहेज करें, उन्हें मत खाएं। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। यानी कि खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट है डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। यानी कि मछली खाने के बाद आप जो है मिल्क नहीं ले सकते। नेक्स्ट है स्टर्व योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट। यानी कि यदि आप अपना भार कम करना चाहते हैं तो भूखे रहो, स्टर्व रहो। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मिथ्स थे। नेक्स्ट है इसमें लास्ट, एक्सरसाइज मेक्स यू टू ईट मोर। यानी व्यायाम आपको अधिक खाने को विवश करता है, तो इसलिए एक्सरसाइज ना करें। ये भी एक मिथ है। तो दोस्तों ये थे हमारे फूड मिथ्स। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फ्लूइड एंड मील इनटेक प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों फूड न्यूट्रिशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर होते हैं, ये सभी क्या है हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज दीज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। यानी कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है यह एक स्टडी है प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि क्या करता है हमारे गेम और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। इट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एंड फूड इनटेक बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन। यानी जो एक खिलाड़ी होता है वह इसको अपने भोजन में लेता है और उससे इसका एक गहरा संबंध है। In fact, it deals with the nutrients such as carbohydrates, protein, fats, vitamin, minerals, water, etc. इसमें क्या क्या है मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में न्यूट्रिशन बिफोर द कंपटीशन। What a sports person consume before a competition or training is really very important for a good sport performance। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह बहुत ही आवश्यक होता है एक प्लेयर के लिए, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एट लीस्ट ए वीक बिफोर ए कंपटीशन एन एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड विच यूजुअली हेल्प इन एनहेंसिंग द ग्लाइकोजन स्टोर्स। यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वे एक सप्ताह पहले ही क्या लेना शुरू कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि खिलाड़ी के बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में वह स्टोर हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं।
Miller suggests that 500 to 600 gram per day may make muscles to grow over 20% more glycogen। यानी कि जो मिलर है उसने सजेस्ट किया है कि 500 से 600 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए ताकि उसकी मसल्स और ग्रोथ कर सके और उसके अंदर 20% ओवर ग्लाइकोजन स्टोर हो सके। तो ये था दोस्तों बिफोर न्यूट्रिशन बिफोर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज इसेंशियल टू स्टे हाइड्रेट एंड द मेंटेन ब्लड शुगर लेवल सो दैट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में नॉट अंडर गो फटीग। यानी कि जो कंपटीशन के दौरान जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो बहुत ही इसेंशियल है, आवश्यक है, ताकि जो खिलाड़ी है उसको पानी की कमी महसूस ना हो, उसका ब्लड जो है मेंटेन रहे और उसका शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके और उसको जो है थकान महसूस ना हो। सो ए स्पोर्ट्स पर्सन शुड फ्रिक्वेंटली टेक फ्लूइड ड्यूरिंग कंपटीशन। यानी कि जो खिलाड़ी होता है वो कंपटीशन के दौरान क्या ले सकता है, फ्रिक्वेंटली और फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में अपने मतलब कि डाइट ले सकता है, या कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जूस या पानी ग्लूकोज ले सकता है। तो दोस्तों ये था न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कंपटीशन। और दोस्तों यदि उसे अगर अधिक गेम का या 60 मिनट्स का अगर गेम चल रहा है या कंपटीशन चल रहा है तो उसे हर 20 मिनट्स के बाद एक लिक्विड फॉर्म में एनर्जी देने के लिए वाटर या ग्लूकोज देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन। यानी कि न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन इज इसेंशियल फॉर द रिकवरिंग प्रॉपरली। यानी कि न्यूट्रिशन आवश्यक है कंपटीशन के बाद भी, क्योंकि जो कंपटीशन में खिलाड़ी की जो एनर्जी वेस्ट होती है तो उसकी रिकवरी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सच न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज ए विल डिटरमाइन द रिकवरी एंड एनर्जी लेवल ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द नेक्स्ट डे कंपटीशन। और अगले दिन होने वाले कंपटीशन के लिए उसकी एनर्जी को रिकवरी करता है और मेंटेन्स करता है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन जो है बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के बाद भी। फर्स्ट ऑफ ऑल preference should be given to replacement of any fluid loss. This can be easily done by the intake of water and fluid replacement drink. It is equal significant to take some carbohydrate immediately within 15 minutes after competition to start restoring glycogen। यानी कि आप जो है कंपटीशन के ख़त्म होने के बाद भी या वक्त कंपटीशन के 15 मिनट के बाद आप क्या है न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। 100 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद लीन प्रोटीन लाइक मीट और चिकन शुड बी टेकन। 100 से 200 ग्राम जो है चिकन या कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं। इनटेक ऑफ प्रोटीन भी ले सकते हैं। और कंपटीशन विल बी डेफिनेटली हेल्प इन बिल्डिंग मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स, जो कि क्या करते हैं जैसे कि चिकन हुआ और कोई भी प्रोटीन फूड हुआ तो उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है जो टूट गई है या ब्रेक डाउन हो गई है उनकी मेंटेनेंस करते हैं, न्यू टिश्यूज बनाते हैं और आपके मसल्स में ग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट सभी कंपोनेंट्स आवश्यकता होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अपने कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।